मैं आदिलाबाद का हूँ। अभी जो तेलंगाना बना है, आदिलाबाद तेलंगाना में है। शुक्र नीति के अनुसार वो इलाका विदर्भ माना जाता है। हिंदुस्तान के 18 जो भूभाग थे पूरे, उसमें वो विदर्भ माना जाता है। वैसे मेरा अपना काम रहा है पूरा पारंपरिक विद्याओं पर। कि हमारे एक छोटे से इलाके में जब ये आधुनिक विज्ञान नहीं था, तो उसके पहले सारी चीज़ें वो लोग कैसे बना लेते थे, कैसे करते थे। क्योंकि लोहे से लेके कागज और काजल तक हर गांव में बनाए हैं लोग, और हर चीज़ वो लोग बना लेते थे। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो वो गांव में नहीं बनाते थे। पारा भी निकाल लेते थे। पारा तो नमक में से पारा निकाल लेते थे, ये नारियल के टपरे में से भी पारा निकालते थे, बहुत सारी चीज़ों से भी पारा निकाल लेते थे। बालों में से तांबा निकाल लेते थे लोग। ये सारी विद्याएं वो लोग जानते थे, पूरी विद्याएं वो लोग जानते थे, और पूरा विज्ञान उनके पास में था भी। क्योंकि हम लोगों का तो शिल्प का काम रहा है, मूर्ति विज्ञान, प्रतिमा बनाने का, तो शिलाओं की परीक्षा भी करना उसमें रहा है। शिला में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग होता है। शिलाओं की भी जागृत अवस्था, निद्रित अवस्था होती है। शिलाओं की भी पूरी उम्रें होती है, बाल अवस्था, तरुण अवस्था, वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं भी होती है। मतलब हम लोग जब काम सीखे उस समय सब आखिरी के लोग थे वो जानने वाले, जो थोड़ा बहुत जानते थे, थोड़ा बहुत नहीं भी जानते थे। क्योंकि भारी भारी शिलाओं को आसानी से उठा लेना वो बहुत एक पद्धति से करते थे। क्योंकि जैसे मैं जानकारी लिया तो धरती के गुरुत्वाकर्षण को भी खत्म करना जानते थे। धरती के गुरुत्वाकर्षण को खत्म किए, शिला को उठा लिए, बैलगाड़ी पे रख दिए, चलते रहे। ऐसा भी करते थे ये लोग। बहुत सारी चीजें लोग जानते थे। तो उसके साथ साथ मेरा जो रहा है कि मेरे पास साधन तो कुछ भी नहीं था। साइकिल मेरा वाहन था, तो सुबह साइकिल से निकले और शाम में लौट के आ जाए, उतनी ही दूरी का मेरा अध्ययन है। अपने गांव से 20 किलोमीटर के आसपास जो मैं देखा, जो मैं समझा, वही मैं बात करता हूँ ज़्यादातर। ऐसा ना कि क्या विज्ञान था, क्या टेक्निकें थी उनकी, कैसे वो सब कर लेते थे, उनका अपना मार्केट का सिस्टम क्या था, और कोई भी चीज़ बनाने के लिए उनकी अपनी सौंदर्य दृष्टि क्या थी, क्या सौंदर्य दृष्टि थी, वो किससे प्रेरित होकर के ये सब काम करते थे, उनकी प्रेरणा वो किससे लेते थे। क्योंकि हजारों सालों से हिंदुस्तान गांवों का देश रहा है, शहरों का देश तो अभी अभी बना है। गांव की रचना भी कैसे करना है, क्या करना है, वो सब किससे प्रेरित होकर के। क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेरणा का जो प्रेरणा जिससे ली जाती है वो तो प्रकृति है। प्रकृति से ही प्रेरणा लेकर के वो लोग सब किए। गांव की रचना भी प्रकृति से ही प्रेरणा लेके किए हैं। ऐसे है कि हमारे पास में आज क्या हुआ है, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा समाज, कोई भी एक व्यक्ति अपने गांव और अपने घर में रह करके नहीं जी पा रहा है। सारा समाज संचार जाति वाला हो गया एक तरह से। जहाँ कोई जाकर के अपना घर बनाएगा, उसकी संतान उसमें नहीं रहेगी, वो कहाँ चले जाएगी किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे समाज का, ऐसे कोई समाज की कोई सभ्यता, संस्कृति या परंपरा नहीं होती है। न उनमें कोई सौंदर्य दृष्टि होती है, कोई एस्थेटिक वस्तुटिक में इनमें होता नहीं है।
इनको हर कोई चीज़ दूसरा ही कोई सिखाता है कि तुमको ऐसे जीना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसे घर में रहना चाहिए, कोई और इनको बताता है। ये नहीं जानते, ये गड़बड़ हो जाती है पूरे समाज में। तो हिंदुस्तान के जितने गांव थे, लोग यात्राओं के नाम पर देश भर तो घूमते थे, मगर जीते अपने गांव में थे, जीते अपने गांव। जीने के लिए कोई बाहर नहीं निकलता था। ज्ञान प्राप्ति के लिए दुनिया को अपना घर माने, मगर जीने के लिए अपने गांव को अपनी दुनिया मान लिए, उससे बाहर नहीं। तो दुनिया में जितनी चीज़ें तैयार होती है वो हम अपने गांव में क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका वो लोग एक प्रयत्न किए थे। मगर उनका अपना एक ढंग था, अपनी एक पद्धति से वो लोग करते थे कि हमारा सब कुछ हमारा अपना होना चाहिए। शुक्र नीति के अनुसार हिंदुस्तान के 18 भूभाग है, मगर वेश भूषा भाषण भवन के हिसाब से भाषा है, भोजन है, वेशभूषा है और भवन है। इस हिसाब से हिंदुस्तान के 108 भाग हो जाते थे। हर 40-50 किलोमीटर के बाद में भाषा बदलती थी, भोजन बदल जाता था, वेशभूषा बदलती थी और घर का डिजाइन भी बदल जाता था। घर का डिजाइन भी बदल जाता था। हर 40-50 किलोमीटर के बाद में ये होता रहता था। उस हिसाब से हिंदुस्तान में कोई हमको 108 भाग नजर आते हैं, डिजाइन नजर आते हैं कि धोती बांधने के भी 108 डिजाइन हैं हमारे पास। ये सब कुछ 108 में ही ज़्यादातर दिखाई दिया है। जितना मैं घूमा हूँ अपने इलाके में, वहाँ हर 40-50 किलोमीटर के बाद में सब कुछ अलग हो जाता है। खाना वो भी खाते हैं, कपड़ा तो वो भी पहनते हैं, अलंकार वो भी करते हैं और घर उनके भी होते हैं, मगर यहाँ से सब वो अलग होता है, एकदम अलग होता है। उसके कई कारण थे उस समय। एक तो इतनी जो विविधता थी, विविधता के तो कई कारण होते हैं। एक कारण मानसून भी है, एक कारण उस इलाके का जलवायु भी है, और एक कारण बहुत बड़ी चीज़ है, उस समय की जो टेक्निक है वो है। उस समय की जो टेक्निकें थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी बड़े बड़े कारखानों का देश नहीं रहा। यहाँ का हर घर एक कारखाना था, हर घर एक कारखाना था। तो जब कारखाने छोटे होते हैं तो समाज उसको व्यवस्थित करता है, छोटे कारखानों। बड़े कारखाने समाज को व्यवस्थित करते हैं, बड़े कारखाने समाज को व्यवस्थित करते हैं और छोटे कारखानों को समाज व्यवस्थित करता है। तो छोटे कारखानों की खासियत ये रहती है कि वो हर व्यक्ति के लिए, हर समय और संदर्भ के लिए भी डिजाइन बना सकते हैं। हर समय और संदर्भ के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए भी वो डिजाइन बना सकते हैं। ये छोटे कारखानों की खासियत है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि समाज विविधता से जिए, रंगीन जिए। शायद बड़े कारखानों में ये संभव नहीं है, इसलिए बड़े कारखानों में सारा समाज एक समान हो जाता है, पूरा समाज।